तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ना MIS, AIS, ESS और DSS की बात की गई है। 21 क्वेश्चन का हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है मैनेजमेंट लेवल पे जो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग हो रही है वो। जो इसमें लिखा है रूटीन समरी एंड एक्सेप्शंस रिपोर्ट, ये चीज जो होती है ये एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम पे बनती है। तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम आपका रूटीन समरी और एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है वो बना के देता है किसको, मैनेजमेंट को, ताकि वो अपना प्लानिंग के डिसीजन और बाकी सारे डिसीजन ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन को आप कंबाइन कर रहे हो विद मशीन, और ये जो ह्यूमन ब्रेन और मशीन है इन दोनों का जो है रियल टाइम में हो रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, AIS। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, सारे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे कंबाइन करते हैं इन ग्राफिकल फॉर्म और स्टैटिस्टिक एनालिसिस के थ्रू, ताकि जो मैनेजर है वो अपने डिसीजन ले सके। तो ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब इसमें पूछा है आपको मैनेजमेंट लेवल पे प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन और सारी रिपोर्ट्स का यूज करते हुए, यानी सभी चीज इंक्लूड होती है। तो वो एग्जीक्यूशन सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है, ना ही वो DSS या AIS हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि चीजें होती क्या। तो ये बॉन्ड से रिलेटेड है। आप ये समझो कि बॉन्ड है। बॉन्ड जैसे, पहली बात तो बॉन्ड दो इंडिविजुअल के बीच में होते हैं। मान लो राम और सिया, ये दोनों हैं। इन दोनों, इसने जो बॉन्ड बेचा वो इसने खरीदा। तो ये इसने बेचा, इसका मतलब इसने पुट किया है। तो पुट ऑप्शन, ये तो ऑप्शन की बात हो गई, लेकिन कह रहे मतलब पुट किया इसने और इसने खरीदा, तो ये कॉल हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पुट कॉल समझने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझिए। आप ये समझिए कि जो बॉन्ड है ये, इसमें दो इंडिविजुअल के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो आर जब बेचेगा एस को, तो आर ने क्या दिया, एक सर्टिफिकेट जिसमें क्या लिखा है, बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू। क्या प्रिंसिपल अमाउंट था, मान लो 100 रुपए में खरीदा है तो 100 रुपए लिखा होगा। किस तारीख को खरीदा, मैच्योरिटी डेट क्या है, और नीचे एक और सेक्शन होगा जो कि कूपन रेट होगा। कूपन रेट यानी जो कूपन जो लिखा है ऑप्शन ए, वो कूपन रेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। मतलब आप अगर आप 100 रुपए में खरीद रहे हो कोई भी बॉन्ड, और आपको मान लो 2 साल की मेच्योरिटी पीरियड है, 2 साल बाद आपको 100 रुपए मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट लगा है वो आपको हर महीने या जो भी इसमें कंडीशन होगी वो मिलेगी। मान लो हर महीने मुझे 1 रुपए मिल रहा है, तो 1 रुपए के हिसाब से 2 साल यानी कि 24 रुपीज जो है वो इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो 124 इन टोटल मुझे मिलेगा रिडेम्पशन वैल्यू। ठीक। तो कूपन रेट आपको समझ में आ गया, रिडेम्पशन वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्राइप की। तो स्ट्राइप्स क्या होते हैं, स्ट्राइप्स का मतलब है, जैसे मैंने सर्टिफिकेट में कहा कि दो हिस्से होते हैं, इसको मैं अलग कर दूं। मतलब अब मैं बॉन्ड को अलग बेच रही हूँ, मैं कूपन रेट वाले हिस्से को अलग से बेच रही हूँ। ज्यादातर बैंक्स में होता है ये, तो उसको हम स्ट्राइप्स कहते हैं। मतलब उसे पट्टियों में बेचना, मतलब सेपरेट कर देना। अब लास्ट ऑप्शन है वारंट। वैसे तो इसका आंसर बी, स्ट्राइप्स है। मैंने क्लियरली बता दिया क्यों। वारंट्स में क्या होता है, वारंट भी एक तरीके से बॉन्ड जैसा ही होता है, डेरिवेटिव भी होता है, बट इसमें डिफरेंस यही है कि यहाँ कंपनी जो है वो अपना जो बॉन्ड है वो बेच रहा है किसको, एक इंडिविजुअल को। ठीक है। और वो भी फॉर अ लॉन्गर टाइम। यूजुअली बॉन्ड शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, मे बी फॉर वीक्स और मे बी फॉर मंथ्स। ठीक है। बट यहाँ पर इट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर 10 years। इसको मैं सारा क्लियर कर रही हूँ। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। 3 तरीके के बैरियर्स होते हैं इसमें। पहला आएगा सिमेंटिक। सिमेंटिक बैरियर मतलब कि द बैरियर विच इज रिलेटेड, बैरियर विच इज रिलेटेड टू वर्ड्स, ये वर्ड से रिलेटेड है। और सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्योंकि जो भी आपके वर्डिंग्स है उसको आपने ट्रांसलेट सही से नहीं किया तो आपको कम्युनिकेशन एरर आएगा। सेकेंड आता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल जिसे हम इमोशनल भी कहते हैं। क्यों इमोशनल कहते हैं, क्योंकि इमोशन की वजह से चलते आपको इसमें बैरियर्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मूड सही नहीं है, तब अब अगर कोई बॉस आपको कुछ बोलता है तो आप मे भी सुन नहीं पाओगे, लैक ऑफ अटेंशन होगी। तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। एक है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कई चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत गर्मी है बाहर और AC नहीं है रूम में अवेलेबल, आपको पूरे दिन काम करना है, तो उससे क्या होगा कि आप टायर्ड जल्दी हो जाओगे, सुनोगे नहीं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर है। ठीक है। अब इसमें पूछा है साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि इमोशनल। Premature evaluation, lack of attention, yes, it is a psychological barrier. Organization facility status नहीं, ये organization barrier के अंदर आता है।
पुअर रिटेंशन, लैक ऑफ रिलायंस, यस ये भी करेक्ट है। साइकोलॉजिकल पैटर्न में आता है, हायरार्की, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ये ओबी के अंदर आता है, तो ऑप्शन बी सही है, यानी ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है कि सेल्स का पूछा है कि सेल्स का जो सीक्वेंस है पर्सनल सेलिंग का वो क्या होता है। तो पर्सनल सेलिंग का अगर मैं बताऊं, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए या आप इसे रोल प्ले करके समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आपको एक टारगेट दिया या आपको एक लीड दे दी गई, ठीक है। लीड के बाद आपने उसमें से प्रोस्पेक्ट ढूंढे। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कस्टमर, जो आपके कस्टमर है नहीं पर वो बन सकते हैं। ओके, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आप क्या करते हो? प्री अप्रोच करते हो, मतलब आपने उन्हें कोल्ड कॉल किया, आपने उनसे पूछा सर हमारा ये प्रोडक्ट है, हम कब मीटिंग सेट करें, ठीक। एज इन जब वो रेडी हो जाता है तो आपने फिर इसको अप्रोच किया, अप्रोच करके आपने क्या दिया? आपने प्रेजेंटेशन दी, प्रेजेंटेशन में समझाया कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, फलाना ढिलकाना चीजें हैं, आप प्लीज देखिए। प्रेजेंटेशन के बाद आपने क्या किया? आपने ओवरकम किया ऑब्जेक्शन का, उन्हें कोई डाउट है, कुछ ऑब्जेक्शन है कि हम क्यों ले भाई, क्यों सस्ता मुझे मार्केट मिल रहा, मैं ये क्यों लूं, वो सब आप क्लियर करोगे। फिर आप क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे। क्लोजिंग क्यों भाई जरूरी है डील को क्लोज करना, चाहे वो ले या ना ले, आपको क्लोजिंग तो करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं लेता है तो आप फॉलो अप में क्या करेंगे? आप उन्हें फिर से दोबारा कॉल करेंगे, समझाएंगे, फिर से अपना पूरा कोशिश करेंगे। अगर वो क्लोज हो जाती है डील, वो ले लेता है सामान, तो आप पूछोगे कि भाई आपको सामान कैसे लगा, कैसे नहीं, ताकि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स मतलब आगे सेल होने में उनको आसानी हो। तो ये पूरा जो हो गया 24 क्वेश्चन। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब की अगर हम बात करें, लेक्चर, सिमुलेशन एंड लेबोरेटरी ट्रेनिंग। लेक्चर का मतलब क्या है कि ये ऑफ द जॉब है, क्यों? क्योंकि लेक्चर जो है वो आपके ऑफिस के इन्वायरमेंट में नहीं होती है। मान लो स्पेशली जब इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन हो रहा था, उस टाइम पे लेक्चर्स होते हैं, समझाए जाते हैं ट्रेनी को कि भाई ये चीजें हैं, मतलब लेक्चर ऑन द सेंस की अपने कंपनी के बारे में भी लेक्चर हो सकता है या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीजों पे लेक्चर हो सकता है। सिमुलेशंस का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन एक तरीके से वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग ही है। सिमुलेशन का मतलब है कि उनको रियल लाइफ सिचुएशन जो है वो बना के दी जा रही है। मतलब जो जैसे कि उन्हें फेस करना पड़ेगा, उन्हें फील्ड पे जाना पड़ेगा, तो आपने क्या किया? बाहर जाके फील्ड पे उन्हें प्रैक्टिस करवाई, वो चीज होगी। लेबोरेटरी ट्रेनिंग मतलब लैब में ले गए, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यस, ये पूरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। फिर आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब है जैसे स्पेशली पर्सनल सेलिंग होता है, जिसमें सेल्स जॉब होती है, उसमें ज्यादातर ये होता है कि उनको बोलते हैं कि भाई आप क्लाइंट हो और मैं क्या कहते हैं मैनेज, मतलब जो सेल कर रहा हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा हूँ, और फिर उन्होंने रोल प्ले किया। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अगेन सिमुलेशन जैसा होता है। वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाया जाता है। वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफिस में नहीं होती, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑफ द जॉब का ट्रेनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऑफिस से बाहर जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका, जहां पर आपकी जॉब है, जहां पर आप मेजर काम कर रहे हो, ऑफिस में हो गया, या आप अगर सेल्स में हो तो आपका एक डिपार्टमेंट है, आप उससे बाहर निकल के अलग से कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अब जॉब रोटेशन एंड कोचिंग की बात करें तो जॉब रोटेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। तो ये हो गया जॉब रोटेशन। मोनोटोनस कम करने के लिए होता है, भाई कोई बोर हो रहा है, उसे काम नहीं करना है, या उसे हो सकता है कि अगर वो उसे बताने के लिए कि भाई दूसरी फील्ड भी है जिसमें और मेहनत है, या जो भी है समझाने के लिए कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो वो जॉब रोटेशन पे हो गया। कोचिंग का मतलब क्या है? कोचिंग का मतलब ये है कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि भाई इस जॉब में आपको ये चीजें सीखनी है, ठीक। देखो, जॉब रोटेशन और कोचिंग की अगर मैं बात करूं, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर जो बैकग्राउंड नॉइजेस आ रही हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो ऑब्वियसली ये साउंड बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, प्लीज इग्नोर इट। तो कोचिंग जो होता है, कोचिंग की अगर हम बात करें तो वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है। ये जो ट्रेनिंग है कोचिंग, ठीक। तो जो कोचिंग है उसमें आपको लगेगा कि भाई ये भी तो एक तरीके से ट्रेनिंग है जहां पर एक इंडिविजुअल सिखा रहा है, लेक्चर दे रहा होगा। लेकिन नहीं, कोचिंग का मतलब है कि आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको कोच करेगा, वो ट्रेन करेगा कि इस काम को ऐसे करते हैं, ये दूसरे काम को ऐसे करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये पूरे ऑफिस के प्रेमाइसिस के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए इसे हम ऑन द जॉब कहेंगे। तो ये किसका है? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग भी एक तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतलब जॉब में क्या क्या चीज स्टेप बाय स्टेप करना है, वो चीजें सुपरवाइजर बताता है, ठीक है।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए एंड डी जो कि है बी। 25 का आंसर है ऑप्शन बी। अब इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस सैटिस्फैक्शन ऑफ रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल। देखो रो मिनिमा कॉलम मिनिमा होता क्या, लीस्ट, एक मिनट बस, आप एक मिनट दीजिए, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो जो लीस्ट कॉस्ट मेथड है ना, उसी की तरह है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो कहा गया रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल, कि आपने पहले रो में देखा कौन सा मिनिमम वैल्यू है, फिर कॉलम में देखा कौन सा मिनिमम वैल्यू है, फिर आपने प्रोसेस किया, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। अब इसमें पूछा है कि साइमल्टेनियस सैटिस्फैक्शन मतलब रो मिनिमा कॉलम मिनिमा रूल का अगर हम करें तो साइमल्टेनियस सैटिस्फैक्शन जो होती है उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं। इसमें 4 टर्म्स दिए हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। एक बार मैं सारे क्लियर कर दूं, ठीक। ओके, अनबाउंडनेस का मतलब क्या है? अनबाउंडनेस का मतलब सीधी भाषा में है कि जब आपके पास इनफिनाइट सोल्यूशन हो, ठीक है। अगर मैं लीस्ट मतलब मैं प्रोग्रामिंग जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है उसमें सिंप्लेक्स मेथड करके एक मेथड है, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें जैसे मान लो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, शायद मुझे व्हाइट बोर्ड ही निकालना पड़ेगा इसके लिए। मान लो 12x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 0 हो गए, ये मैं मिनिमम का केस बता रही हूँ। और कांस्टेंट हो गए 4x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 180, ऐसा कुछ करके जो इक्वेशंस आते हैं आपके, उसको आपको सॉल्व करना होता है सिंप्लेक्स मेथड पे। जब आपका सोल्यूशन जो आता है, जैसे आपने पता था कि इसमें रेशियो निकालना होता है इस सिंप्लेक्स मेथड में, तो जो रेशियो होता है अगर वो आपका मान लो मेरी वैल्यू 3 है और रेशियो मुझे निकालना है यहाँ पर मतलब यहाँ 0 और यहाँ 3 है। अब मुझे रेशियो निकालना है तो 3/0 इज इन्फिनिटी, ये या तो ये रेशियो निकले या तो आपका नेगेटिव में रेशियो निकले। जब मिनिमा का केस होता है तो हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, तो अब उस केस में ये जो इन्फिनाइट है और ये अगर दोनों में से कुछ भी रेशियो में आता है तो सोल्यूशन तो आपका चलो ठीक है, फिजिबल है, फिजिबल मतलब सोल्यूशन सही जा रहा है। लेकिन इसके क्योंकि इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, इसलिए ये अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, तो ये अनबाउंडेड है क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट सोल्यूशन है या नेगेटिव वैल्यू है रेशियो में। ठीक, अब अगर मैं बात करूं तो ये तो पहले हो गया अनबाउंडनेस। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अनबाउंडनेस मतलब इट इज अ फीजिबल सोल्यूशन, इट इज अ फीजिबल सोल्यूशन बट इट हैज एन इन्फिनाइट सोल्यूशन ड्यू टू इन्फिनाइट और नेगेटिव वैल्यू इन रेशियो इन सिंप्लेक्स मेथड। सेकेंड का पे हम चेक कर लेते हैं कि सेकेंड वाला क्या है। तो सेकेंड है इनफीजिबिलिटी, डीजेनरेसी, पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस। ठीक है, मैं इन सबको एक एक करके बता देती हूँ। पहला क्या था उसमें, इनफीजिबिलिटी। इनफीजिबिलिटी का मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो फीजिबल मतलब जो भी सोल्यूशन है वो फीजिबल नहीं है, ऑप्टिमम नहीं है। ठीक है, तो जब वो ऑप्टिमम नहीं होता है, ऑप्टिमम नहीं होता है तो वो इनफीजिबल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर आता है, आप इतना ही पढ़ोगे, जब इसका मैं एक वीडियो बना दूंगी उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। अब आता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी क्या होता है? डीजेनरेसी का मतलब है जो कंडीशन जब सोल्यूशन आपका ऑप्टिमम नहीं होता है तो उस केस में आप कैसे निकालते हो कि वो ऑप्टिमम है कि नहीं। आप m+n-1 रूल निकालते हो। ये इक्वल टू n एलोकेट, एक मिनट रुको मैं इसे इरेज कर दूं, अच्छे से समझा देती हूँ। बता ही देते हैं कि ऑप्टिमम और नॉन ऑप्टिमम यानी फिजिबल इनफिजिबल क्या होता है। m+n-1 should be equal to n which is the number of allocated cells। ठीक है, m यहाँ पर आपका रो है और n ये है आपका कॉलम, या मैंने उल्टा ही बोल दिया शायद, चलो कोई नहीं। तो ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लो सपोज मेरा m+n-1 मान लो मेरा रो था 4, मतलब जैसे ये हो गया, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बना। ठीक, मेरे पास यहाँ पर कॉलम कितने, मेरे पास 2 कॉलम है प्लस रो कितना है 1 2 3 एंड 4। 4-1 4+2 6-1 यानी 5 इज इक्वल टू, मान लो एलोकेटेड मेरा 1 2 3 4 में था तो 4, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये डीजेनरेट है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो ये डीजेनरेट है।
ठीक, और ना ही ये ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम नहीं है। ठीक, डीजेनेरेसी के केस में आपका जो रो मिनिमा और रो मैक्सिमा जो साइमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन है उसकी बात करता है। तो जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर डीजेनेरेसी है। और इसे हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम मतलब रो और कॉलम को ये दोनों का सेटिस्फैक्शन करने के लिए हम इसमें एप्सिलॉन या ई जो होता है ना, इसको हम डाल देते हैं उस वैल्यू में, मतलब किसी भी अनएलोकेटेड सेल में जिसकी लीस्ट जो लीस्ट वैल्यू होगी अनएलोकेटेड सेल की, उससे हम असाइन करते हैं। और उसके लिए कुछ कंडीशन से फॉलो करने होते हैं। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके लिए पूरा आपको वीडियो देखना पड़ेगा जो मैं अलग से बनाऊंगी, वो इसमें नहीं। फोर्थ वाला जो था पोस्ट एनालिसिस वाला, पोस्ट एनालिसिस करके था ना, तो उस ऑप्शन में ये था कि बेसिकली कई बार क्या होता है ना कि ठीक है आपके सॉल्यूशंस निकल गए, पर फिजिबल होने के बाद भी कई बार कई ऐसे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें दिक्कत आती है, तो आपको वो एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेयर हाउस, इसमें कुछ डिफरेंस आ गया, या चलो हम इसी को मानते हैं, अगर इसमें कुछ डिफरेंस आता है तो उस केस में क्या होगा, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो पोस्ट एनालिसिस फैक्टर भी आपको करना पड़ता है, यही आपका जो है नेक्स्ट था। अब इसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ इसका आंसर। साइमल्टेनियस सेटिस्फैक्शन ऑफ रो मिनिमम कॉलम मिनिमम रूल सॉरी इज डीजेनेरेसी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। अनबाउंडेड बता चुके हैं, फिजिबिलिटी बता चुके हैं, पोस्ट ऑप्टिमैलिटी मतलब ऑप्टिमम आ चुका है सोल्यूशन, उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि इनपुट पैरामीटर्स जो है उससे क्या फर्क पड़ेगा आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके, the strategic issue to which a retailing firm has to respond to: location decision, brand building, merchandise mix या target market selection। ठीक है, तो 27th का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो रिटेलिंग सेक्टर होता है वो लोकेशन डिसीजन गेस लेता है। रिटेलिंग का मतलब है कि जब ना वो अपने सारे सामान जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहा होता है डायरेक्ट कंज्यूमर को, तो लोकेशन डिसीजन उसे लेना पड़ता है क्योंकि मार्केट के करीब ना हुआ तो उसका लॉस होगा। तो उसे अपने मार्केट के करीब होना पड़ता है ना। ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन ये नहीं लेता, ये टॉप मैनेजमेंट जो कंपनी की होती है वो ब्रांड की बिल्डिंग डिसीजन लेता है, इनका जो प्रमोशनल डिपार्टमेंट है वो लेता है। इससे रिटेलर का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यार देखो बात चीज क्या होती है, रिटेलर के पास प्रोडक्ट आते हैं, उसका काम होता है डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करना। ठीक है, उसका काम ये नहीं होता है कि भाई आप पूरा मैं ब्रांड बिल्ड करूं फिर तो मैं कहीं मार्केटिंग करूं फिर प्रमोशन करूं तब तो बेचूं, ये नहीं होगा। मर्चेंडाइज मिक्स डिसीजन यस, उसको ये देखना पड़ता है कि कितने प्रोडक्ट्स को कैसा सॉर्ट करना है। ठीक है, कैसे किस वॉल्यूम में होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए या होम पैक होना चाहिए, सब चीजें वो डिसीजन लेता है जो रिटेलर होता है। टारगेट मार्केट सिलेक्शन मतलब किन पॉपुलेशन को बेचना है किसको नहीं बेचना है, ये भी इन्हीं का काम होता है रिटेलर का। तो आंसर क्या है, ए सी एंड डी, बी डिसीजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो भी हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फुली कैप्चर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर, तो यहाँ पर टॉपिक जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर। ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं सीधा आपको उसके बारे में बता देती हूँ। तो फोर टाइप्स ऑफ रिस्क एक्सपोजर होते हैं फॉरेन के केस में एक्सपोजर। ओके, ठीक, पहला या एक मिनट रुकिए। ओके, फोर टाइप्स में पहला जो टाइप है वो है आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, तो बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो है वो होता क्या है। arises due to fluctuation in exchange rate between time at which contract is concluded in foreign currency and the time at which settlement is made। ठीक है, कहने का मतलब ट्रांजैक्शन क्या होता है कि आपने
क्या कहते हैं, आपने कोई भी चीज खरीदी, इन्वेस्टमेंट की हो या डेरिवेटिव खरीदा हो, किसी चीज में भी, किसी भी चीज का जब एक्सचेंज हो रहा है और वहां पर एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल है। क्यों एक्सचेंज रेट? क्योंकि यहाँ हम फॉरेन की बात करें, फॉरेन टू डोमेस्टिक जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, या डोमेस्टिक टू फॉरेन कन्वर्ट होगा, तो उसकी जो रेट चल रही होती है करेंसी की, वो उसके बेसिस पे, लाइक इसकी जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यूएस और इंडिया की बात अगर करूं, तो सिंस इंडिया या यूएस का $1 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू लेट्स से 70 रुपीज, जो पिछला मुझे याद है वो 70 रुपीज चल रहा था, अब पता नहीं बढ़ गया है कि नहीं। सो 70 रुपीज है, तो ये 1 to 70 रुपीज जो कन्वर्ट हो रहा है, ये एक्सचेंज रेट है, करेक्ट। फ्लक्चुएशन इन द करेंसी ऑफ टू मार्केट, ठीक है, टू कंट्री इनफैक्ट। तो ये जो एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, उसकी वजह से जो आपका रिस्क आता है, उसको हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं, ठीक है। अब ये अगर एक टाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसी साल में जो है, इसी साल अगर ट्रांजैक्शन हो रही है और इसी साल में एंडिंग पीरियड भी है, तब तो ठीक है, क्योंकि बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है पैसे में। पर लेट्स से आज हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमारी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो आफ्टर 10 years है, 10 साल के बाद हमें नहीं पता है कि क्या मार्केट सिचुएशन रहेगी इंडिया में, या क्या मार्केट सिचुएशन रहेगी यूएस में। उसकी वजह से आपके जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उस पर रिस्क आता ही आता है। हो सकता है आपने आज जो चीज खरीदी है वो कल को 10 रुपए, मतलब आज आपने 100 रुपए में खरीदा और कल को 10 रुपए के भाव में बिक रही है, तो आपको तो नुकसान है। हाँ, अगर 10 रुपए, मतलब जैसे मान लो मैंने 100 रुपए में खरीदा और मुझे 10 रुपए फ्यूचर मिलेंगे, तो मेरा नुकसान। पर अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा और मुझे कल को 110 रुपए का मिल रहा है, तो उसमें जो बेच रहा था मुझे, उसको नुकसान। तो इसी को हम ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ये कहते हैं, रिस्क एक्सपोजर। इसके 3 तरीके के होते हैं। पहला है रेट रिस्क, रेट, ये आर है, रेट रिस्क। फिर आता है बी, क्रेडिट रिस्क। सी आपका है लिक्विडिटी रिस्क। ये सभी करेंसी से रिलेटेड है, चाहे वो रेट रिस्क हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो। रेट रिस्क का मतलब ये है कि जो आपने जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मान लो 100 रुपए में खरीदा, मुझे कल 10 रुपए में मिल रहा है, तो वो रिस्क मेरा हो गया। या मान लो 100 रुपए था, 110 में बिक रहा है, तो वो जिसने बेचा है उसका रिस्क हो गया। तो ये हो गया रेट रिस्क, ठीक है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि जब मान लो मैंने आज बेचा अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट चीज है, कुछ भी बेचा 100 रुपए में, लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसने उधार ले लिया कि ठीक है मैं आपको परसों नरसों जो भी है 100 रुपए दे दूंगा, और मान लो वो उस पोजीशन में है ही नहीं पे करने के, तो मेरा तो नुकसान है ना। मुझे नहीं पता मुझे वो इन फ्यूचर में कब जरूरत पड़ जाए, ठीक है। प्लस अगर मैं किसी और को बेचती तो शायद मुझे अभी तक पैसे मिल चुके होते, जब मैं बैंक में जमा कर देती उस पर अभी तक मुझे इंटरेस्ट मिल जाता। तो वैल्यू ऑफ मनी जो हमने पढ़ा है वो चीज, तो क्रेडिट रिस्क हो जाता है। लिक्विडिटी रिस्क कैसे? मतलब मान लो लिक्विडिटी का मतलब यही है कि जब मैंने, लिक्विडिटी मतलब कैश ही तो होता है ना, मनी जो आप इमीडिएट मिल जाए, वो कैश। तो मान लो जैसे ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, बहुत डिफरेंस नहीं है कि मान लो मैंने मार्केट में गई, मैंने जब अमाउंट निकाला, देखा कि यार मार्केट, यूएस का मार्केट सही नहीं था, मतलब इंडिया का, अब 70 रुपए से सीधा 90 रुपए हो गए, तो मेरे को तो 20 रुपए का तो नुकसान हो गया, 20 रुपीज लॉस। तो ये हो गया लिक्विडिटी रिस्क। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आप बस इतना समझिए कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर जो होता है वो एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रेट की वजह से होता है, जिसमें रेट, क्रेडिट, लिक्विडिटी टाइप्स में बांटा गया है। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट रिस्क जो हमें पढ़ेंगे। इससे बाद में आपको एक नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो करके भी है, जो फॉरेन मार्केट में इससे बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं बताऊंगी, या तो मैं इसमें बता दूंगी या तो मैं आपको अलग से कोई वीडियो होगा उसमें बता दूंगी। तो जो नेक्स्ट है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है? इसको हम बैलेंस शीट, या ये भी चीज आप पढ़ लीजिए, इसे बैलेंस शीट या अकाउंटिंग एक्सपोजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट या अकाउंटिंग एक्सपोजर। Whenever the parent firm tries to consolidate the position of subsidiaries in their book, translation exposure occurs. ठीक है, इसका मतलब हम क्या है बता देते हैं। देखो, मान लो पेरेंट कंपनी, पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है पहले ये समझो। सब्सिडरी,
पेरेंट कंपनी मतलब जैसे मान लो क्या एग्जांपल दे हम, मान लो एबीसी कंपनी है, वो ओरिजिनली यूएस की कंपनी है, ठीक, और उसने अपना एक ब्रांच जो है इंडिया में खोल रखा है, ठीक है, तो जिसका नाम एक्स वाई जेड है। तो एबीसी जो कंपनी है सारा ऑपरेशन वो एक्स वाई जेड का संभाल रही है, जस्ट कि इसका जो मेन हेडक्वार्टर है या जो मेन कंपनी है वो यूएस में है, और इंडिया में इसने एक ब्रांच खोल के रखा है, ठीक है। तो ये पेरेंट कंपनी हो जाएगी सब्सिडियरी। अब मान लो यहाँ सब्सिडियरी कंपनी में जो भी एसेट होगा प्लस लाइबिलिटीज होंगी, क्योंकि वो दूसरे कंट्री में है तो उसको वही रूल फॉलो करना होगा, मतलब जो भी करेंसी लगेगी अब वही लगेगी। अब अगर इंडिया में है तो इंडिया इन द सेंस ये इंडियन रुपीस में होगा, जो भी इसका एसेट होगा लाइबिलिटीज होगा वो इंडियन रुपीस में चल रहा है, ठीक है। जब ये ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, अपने वापस डॉलर में, ठीक है, तो इसका यहाँ पर रिस्क आएगा, ठीक। अगर यहाँ पैसे का दाम गिर गया है तो इसको रिस्क मिलेगा, ज्यादा हो गया तो भी इसको रिस्क होगा, दोनों ही केस में रिस्क तो होगा ही, ठीक है। तो ये चीज है, बट ये जो भी रिस्क होगा इट हैज नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लोज, डायरेक्ट कोई कैश फ्लो में इनका डिफरेंस नहीं होगा। जबकि ट्रांसलेशन में डायरेक्ट, जैसे यहाँ इस केस में, इसमें आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, जबकि यहाँ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट, नो डायरेक्ट, इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि समझ में आए, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। ये दो डिफरेंस, यही एक डिफरेंस है बिटवीन ट्रांसैक्शन एंड ट्रांसलेशन, अदरवाइज दोनों ही केस में चीजें वही चीज है, जस्ट कि यहाँ पर एसेट एंड लायबिलिटीज जो आपकी हो रही हैं, ठीक है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से इस पे फर्क पड़ता है, रेवेन्यू है आपका, जो भी सारी चीजें हैं सब इसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर भी एक्सचेंज रेट की वजह से रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क है, बट जस्ट कि क्योंकि कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से हो रहा है सब चीजें। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो यूएस की कंपनी को इंडिया को पैसे देने हैं, और यहाँ पर इंडिया का जो पैसा है इसका वॉल्यूम, मतलब इंडिया का जो रुपया है वो बढ़ गया है यूएस डॉलर के मुकाबले, तो इसको उस हिसाब से ही पैसे देने पड़ेंगे इंडिया को। तो इस केस में इसका ये मतलब ये जो भी इनफ्लो या मतलब ये तो आउटफ्लो हो गया, तो जो आउटफ्लो है वो कैश फ्लो में नोट किया जाएगा, पर ट्रांसलेशन में नहीं किया जाता, क्योंकि यार सब्सिडरी कंपनी है तो ये साल भर चलती है, फिर उसके एंड में ये अपना पेरेंट को रिपोर्ट देती है टाइमली इंटरवल पे, ठीक है। तो ये कैश फ्लो इसका अलग चल रहा है, इसका कैश फ्लो अलग चल रहा है, तो कैश फ्लो पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट यस इसको नुकसान तो फिर भी होगा ना। तो ये एक हो गया आपका, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब थर्ड वाला बताना है। थर्ड है आपका इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक exposure refers to extent to which economic value of company can decline due to exchange rate। exchange rate की वजह से किसी भी कंपनी का अगर इकोनॉमिक वैल्यू में फर्क पड़ता है तो वो एक इकोनॉमिक एक्सपोजर हो गया, ठीक है। अब किसी भी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मुझे फर्म का निकालना है, मैंने बोला ना इकोनॉमिक वैल्यू पे फर्क पड़ता है, तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते कैसे हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है फर्म का वो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एंड एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न होता है। या सीधी भाषा में अगर मैं इसे बोलूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए, ट्रांसलेशन जो अब अगर ट्रांसलेशन वाला था एक्सपोजर, और जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्सपोजर, सीधी भाषा में यही है। और ये बताता है क्या, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। मान लो सीधी बात, इकोनॉमिक पे क्या फर्क पड़ेगा, करेंटली देखो जो हमने पता ना वैल्यू ऑफ मनी, वही चीज है कि आज प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो की मान लो घट रही है, फ्यूचर में से 100 रुपए के बदले मान लो 90 रुपए ही मिल रहे हैं, तो अगर वही 100 रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया तो सभी इंटरेस्ट मिल चुका होता, ठीक है, उल्टा उसको नुकसान हो गया। तो प्रेजेंट उसका इकोनॉमिक पे बहुत डिफरेंट पड़ गया उस कंट्री के, उस मतलब ये तो एक छोटा स्केल में बता रही हूँ, बड़े स्केल पे तो काफी इफेक्ट पड़ जाता है ना, इकोनॉमिक पे फर्क पड़ता है उस कंपनी के, ठीक है। तो यही चीज है। अब इसके आगे तो जैसे हम बताए थे, मैंने 4 टाइप्स लिखा था एक्चुअली। एक्सपोजर, रिस्क एक्सपोजर में आपको ऑपरेटिंग भी आता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप मैक्सिमम जगह देखोगे, या अगर आप मेन अगर मैं बात करूं, तो वो ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक ही है, जिसमें ट्रांसलेशन वाला इनफैक्ट एक मिनट किया, तो हम ए बी एंड सी ही कंसिडर करते हैं। तो ए बी सी अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका, बकायदा।
बाकी इसमें और भी आते हैं, लेकिन फॉरेन की अगर हम बात करें तो ये 3 ही मेन होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ एडवांटेज मतलब मैच द फॉलोइंग है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी एंड पीएलसी। पीएलसी तो सबको पता है कि रेमंड वर्नॉन ने दिया था। पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका जो होता है, जिसमें आपके 4 फेजेस होते हैं, उसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, फिर डिक्लाइन होता है, ये सबको पता है। इसके बाद जो थ्योरीज है मैं वो भी एक एक करके समझा देती हूँ ताकि आपको। तो एक एक थ्योरी पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये मैंने पहले ही बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज प्लस वन फैक्टर, ये वाला जो था वो। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है ये दिया था एडम स्मिथ ने दिया था। तो उन्होंने अपने बुक जो था उसमें नेचर ऑफ वेल्थ करके था शायद, उसमें उन्होंने लिखा भी था कि दो कंट्री अगर है, लेट्स से ए और बी कंट्री है, अगर ए दोनों ही मतलब कमोडिटी बना रही है, जैसे मान लो ये बना रही है वाइन की और ये बना रहा है क्लोथ्स का। वन फैक्टर हमने लिया लेबर, कि यहाँ पर जो है एफिशिएंटली विद द लेबर एंड द क्लाइमेट कंडीशन, ये ज्यादा अच्छा बना सकती है, और क्लोथ्स बी कंट्री अच्छा बना सकती है, ठीक है। तो इस केस में जो कंट्री ए है वो उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है ऑन वाइन विद कंट्री बी, एंड सिमिलरली बी का क्लोथ्स के ऊपर ज्यादा एफिशिएंसी कंपेयर टू ए। तो ए जो है वो एक्सपोर्ट करेगा वाइन टू बी, सो ए विल एक्सपोर्ट वाइन टू बी, while import clothes from B, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी है। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी जो है यहाँ पर तीन जो मतलब वैसे तो 4 प्रोडक्शन फैक्टर है, पर जो मेजर है, लैंड हो गया आपका, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। ये तीन चीज जो है, या आगे एंटरप्रेन्योर टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 4 प्रोडक्शन फैक्टर जो है, फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, फैक्टर्स की, ये है डिसाइड करेगा कि किस कंट्री के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज, नॉट एब्सोल्यूट बट एडवांटेज है। अगर कंट्री ए और बी की हम बात करें, ए के पास एक पर्टिकुलर कमोडिटी बनाने के लिए, जिसका नाम लेट्स अगेन वाइन है, उसको बनाने के लिए इसके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें चीपर अवेलेबल है। यानी जो रिसोर्सेस है वो चीप में अवेलेबल है, खत्म नहीं होंगे रिसोर्सेस। यानी कि या तुम सिंपल भाषा में पढ़ो कि इनका सप्लाई जो है, सप्लाई इज हायर देन द डिमांड। तो ये वो क्या करेगी, वो करेगी या ऐसा, तो वो क्या करेगी, इस चीज को एक्सपोर्ट करेगी। मतलब इसके पास तो है ये चीज, पर मान लो रिसोर्सेज की सप्लाई कम है कंपेयर टू डिमांड, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, उनके पास रिसोर्सेज ही कम है, तो वो उस चीज से को दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगी। ये किसने दिया था, ये आपके दिए थे ओलन ने, हेकार एंड ओलन ने, HN ओलन, अभी नाम देख लेना, अभी आप पढ़ लेना, एक सेकेंड। अरे हाँ, तो इसमें हेकर एंड ऑलन गिरा, और फिर आता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी की। मान लो ए और बी है, अब अगर यूजुअली हम क्या करते हैं कंट्री में, अगर एक कंपनी ए है वो क्या करती है, पहले अपने डोमेस्टिक की नीड पूरी करती है, उसके बाद एक्सपोर्ट करती है। अब जो वो एक्सपोर्ट कर रही है उससे बी और सी का ऑप्शन है, मतलब कंट्री बी और कंट्री सी का ऑप्शन है, तो वो उस कंट्री में एक्सपोर्ट करेगी जहां पर उनका इंटर इंडस्ट्री ट्रेड सिमिलर हो। यानी जैसे डोमेस्टिक वाइज इनका जो कस्टमर था, टारगेट सेक्शन था, टारगेट मार्केट मतलब, और जैसे नीड्स थी, प्रेफरेंसेस थी, वो काफी मैच करती है, या कैपिटल इनकम मैच करती है, तो उस कंट्री में उसको ज्यादातर सक्सेस मिलेगी। ये लिंडर ने देखा था एक्सपेरिमेंट करके। तो मान लो बी में सब मैच कर रहा है, सिमिलर है, तो वो बी में ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा कंपेयर टू सी। वही होता है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। पीएलसी मैंने बता दिया, रेमंड वर्नन है। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ का मैंने बताया था। फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, यानी कि 4। सेकेंड का है ऑप्शन 3। थर्ड का ऑप्शन है आपका लिंडर, स्टेफन लिंडर, जो कि ऑप्शन 2 था। एंड लास्टली 1। तो आंसर है 4, 3, 2, 1।
ये रहा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। 1 में क्या लिखा है, रेमंड वर्नन, ठीक है, सही है, ओके, ऑप्शन सी सही है। 30 में पूछा है कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये इसका पार्ट है आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एनपीडी का जो फ्लो चार्ट है, और उससे हमें क्लियर समझ में आएगी स्टेजेस क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसमें जो फर्स्ट चीज लिखी है वो है आइडिया, एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज होता है आइडिया की जनरेशन करना। कि आप पहले क्या करेंगे, आप आइडिया जनरेट करेंगे, ठीक, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे नहीं, क्या नीड एंड प्रेफरेंसेस को आप पूरा करना चाह रहे हैं। फिर आप आइडिया को स्क्रीन आउट करोगे कि इसमें से भी, जैसे आपके पास आप इनोवेट करना चाहते हो, आप अपने कंपनी खोलना चाह रहे हो, या आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, जैसे मान लो आपको मार्केट में नया ऐप लेकर आना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि मैं गेम्स में ला सकता हूँ, नहीं नहीं मैं एजुकेशन में लाऊंगा, ठीक है। आपने आइडिया जनरेट कर दिया, इसमें से आप स्क्रीन करोगे, ठीक है, कि मान लो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे गेम्स वाला सेक्शन ज्यादा लग रहा है कि इसका मार्केट बड़ा है, ये सब चीजें जो भी आपने कंसिडर किया, आपने स्क्रीन आउट किया। फिर आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की। कैसे? आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि ठीक है गेम्स में भी स्पेसिफिकली क्या, ठीक, और फिर उसकी टेस्टिंग की कि ये फिजिबल होगा कि नहीं। फिर आपने मार्केट की स्ट्रैटेजी, अब आपके पास एंड में क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है रेडी हो जाएगा कि क्या प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, आपने क्या क्या टेस्टिंग किया, कितना फिजिबल कितना नहीं, सब रिपोर्ट होगा। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट में अब आपके पास ये होगा कि आपने मार्केट स्ट्रैटेजी बना दी पूरी, कि अब मुझे कैसे से प्रमोट करना है कोई भी मार्केट, मतलब अगर आप कल को प्रोडक्ट बना रहे हो तो अपने कंज्यूमर तक उससे अवेयर कैसे करोगे, उसका पूरा प्लान आउट आपको जो चाहिए वो चीज आप कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर आप बिजनेस एनालाइज करोगे, ठीक है, कि बिजनेस में बहुत चीज होती है, पूरा ब्लूप्रिंट आपको बनाना पड़ता है। फिर फाइनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे। मैं ये इसलिए स्केप कर रही हूँ क्योंकि इस वाले पार्ट से केवल ज्यादातर आपका यही वाला पार्ट आता है। उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग है। टेस्ट मार्केटिंग में आपने जैसे अल्फा टेस्टिंग आता है, बीटा टेस्टिंग होता है। अल्फा मतलब कि आपने पहले अपने एम्प्लॉइज को दिखाया, फिर बीटा मतलब मार्केट में टेस्टिंग करवाई, एंड लास्ट कमर्शियलाइजेशन, तो आपको लगता है अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, सब खरीदना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो आपने मार्केट में उसे बेचना शुरू कर दिया, वही कमर्शियलाइजेशन है, ठीक है। तो ये पूरा जो स्टेप है ये आपका यहाँ पर डन हो जाएगा एनपीडी का। ओके, इसको मैं एक बार रिलीज कर देती हूँ। तो इसका आंसर था फिर से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एंड्रयूज कार्नेगीज व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल, सीएसआर का बात, टॉपिक जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी जो बुक थी द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, उस पे वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड था, बेसिकली वो इस क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। ओके, तो कार्नेजी का जो व्यू था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, वो वेरी सिमिलर था टू द गांधी अप्रोच ऑफ ट्रस्टीशिप। इस अप्रोच से काफी सिमिलर था इन द फैक्ट कि गांधी जी ने भी कहा था कि ठीक है आप नॉन वायलेंस मत करिए, बट यस द कॉर्पोरेट और द लैंड होल्डर्स, यस दे वो शुड बी फोकस ऑन एक्टिंग एज अ पेरेंट, एक ट्रस्टीशिप की तरह उनको एक्ट करना है कि भाई आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप इतना ट्रस्ट लाओ, आप उनके लिए काम करो जो पुअर लोग हैं, ठीक है। सिमिलरली एंड्रू ने भी यही कहा था, तो वो दो प्रिंसिपल लेकर आए थे, स्टीवर्ड और चैरिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब मैं इसका बता देती हूँ कि एग्जैक्टली ये दोनों चीजें का मतलब क्या होता है। जब मैं चैरिटी प्रिंसिपल की बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि कैसे जो अच्छे पोजिशन पे है, ठीक है, वेल सेटल पोजीशन पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनको पुअर का काम करना है, यानी जो कैपिटलिस्ट है उनको अपने सोसाइटी का देखरेख करना है, जो पुअर है, जो नीडी है। स्टीवर्ड का मतलब है उन्हें एज अ स्टीवर्ड एक्ट करना है, मतलब उन्हें एज अ पेरेंट एक्ट करना है, जो अपने बच्चे जो कस्टमर्स है उसे बच्चों की तरह के उनका ध्यान दे रहा है। तो दोनों ही केस में चैरिटी और स्टीवर्ड दोनों ही केस में उन्होंने बेसिकली एक ही बात कही थी कि ये कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सोसाइटी यानी जो कस्टमर जो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कुछ करे, विच वॉज वेरी सिमिलर टू द गांधी अप्रोच ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है।
ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। इसके बारे में और नहीं जानना है आपको, बस ये चीज समझने की चैरिटी और स्टीवर्ड वाली जो प्रिंसिपल थे इनकी बुक में लिखे थे, वेल्थ ऑफ द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ, ठीक है। ओके, मॉडर्न ऑर्गेनाइज रिटेल बिजनेस, एक मिनट मुझे से थोड़ा सा, हाँ ये रहा। Modern organized retail business has a multitudes of formats. ठीक है, these formats can be classified according to the following: merchandise offered only, size of the store area, customer group या merchandise offered and size of the store area. तो इसका भी हम पढ़ लेते हैं। ओके तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। मर्चेंडाइज ऑफर्ड ओनली, नहीं यार, जो रिटेलर्स होते हैं वो मल्टीपल चीजों पे कैटेगराइज होता है, जो मैंने साइड में अभी लिखा ही है। लीगल, ऑपरेशन स्ट्रक्चर, डिग्री ऑफ सर्विस, प्राइसिंग, साइज ऑफ आउटलेट, कस्टमर कांटेक्ट, ये सब मैं बताऊंगी, पहले आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। साइज ऑफ द स्टोर एरिया ओनली, नहीं, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स है जहां पर भी ओनली ओनली ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बच्चा की ऑप्शन दी मर्चेंडाइज ऑफर्ड एंड साइज ऑफ द स्टोर एरिया, वेरी गुड, ये बात सही है। मर्चेंडाइज ऑफर्ड से भी होता है कि कैसा मर्चेंडाइज वो ऑफर कर रहे हैं, भाई वो सर्विस है, गुड्स है, और भी चीजें होती हैं। साइज ऑफ द स्टोर एरिया मतलब साइज कैसा है, स्मॉल है, मीडियम है, एकदम बहुत बड़ा मॉल है, ऐसा। इसके और भी कैटेगरीज हो सकते हैं, वैसे इसका आंसर ऑप्शन डी है। इसमें लीगल में आ सकता है कि भाई लीगली वो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक लौता आदमी है वही चला रहा है, फैमिली फैमिली बढ़ रहा है वो आगे, वो हो सकता है। कोऑपरेटिव हो सकता है, दो ब्रांड मिलके काम कर सकते हैं। पार्टनरशिप में सेम वही चीज हो गया। लिमिटेड कंपनी क्या होता है, अच्छा पार्टनरशिप और इसमें डिफरेंस है कि पार्टनरशिप में इक्विटी होती है, मतलब जो सामने वाला बंदा ए और बी कंपनी है तो ए की कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी होगी और बी की कुछ होगी। कोऑपरेटिव मतलब दोनों मिलकर आ रहे हैं, अपना रिसोर्सेस लगा रहे हैं और नई एंटिटी चला रहे हैं। ये एलटीडी लिमिटेड कंपनी यानी जो पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट के अंडर आती है वो। ऑपरेशन स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, या चेन स्टोर जैसे कि ढाबे होते हैं, मल्टीपल चेन्स उनके खुले रहते हैं, वो हो गए। कॉर्पोरेशन स्टोर जो होते हैं वो हो गए, मतलब कि अगेन जैसे मॉल में होता है, वहां पर क्या होता है कि मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, वो छोटे छोटे मॉल्स में अपने शॉप खोले रहते हैं। डिग्री ऑफ सर्विस होती है। प्राइसिंग प्राइसिंग होता है लो और हाई। साइज ऑफ आउटलेट होता है, जो इसमें लिखा भी है। कस्टमर कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, फिजिकल होगा या इंटेंजिबल होता है, या जैसे हम कहते हैं नॉन स्टोर और स्टोर, ये हो गया स्टोर वाला, जो आप स्टोर में जाके फिजिकली वहां पर चीजें देखते हो, प्रोडक्ट्स कुछ सर्विसेज देखते हो। नॉन स्टोर मतलब कोई स्टोर नहीं है ना, आप इंटरनेट के थ्रू, कैटलॉग्स के थ्रू, उसके थ्रू आप मतलब जो रिटेल है वहां पर जाते हो, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई है। अब हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 पे जाते हैं, दैट इज अ ग्लोबल मैनेजर हैज कल्चरल, एक मिनट, थ्री डिस्पोजिशन एज फॉलो, ठीक है। जियो सेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म या एथनोसेंट्रिज्म। ये क्वेश्चन के बाद हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, तो पहले हम बस ये आखिरी क्वेश्चन अभी का। तो इसमें ये जो ईपीआरजी फ्रेमवर्क है ये विन डुगलस ने दिया था, जिसमें कि रीजियो का मतलब क्या होता है, एक एक करके बढ़ते हैं। तो रीजियो का मतलब ये होता है रीजनल, यानी कि जो कंपनी है, मान लो मैंने पहले बताया था कि पेरेंट सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी है वो ये डिसीजन लेती है कि सब्सिडरी कंपनी जो है जहां पर भी खोले उसमें ग्लोबली जो भी रीजन वाइज है वो वहां के मैनेजर्स लाए, ठीक है। तो ये पॉलीसेंट्रिज्म से बिल्कुल मैच करता है, जो मैं बताऊंगी अभी कि पॉलीसेंट्रिज्म होता क्या है। बस ये समझ लीजिए कि यहाँ पर रीजनल जो रीजन होते हैं ग्लोबली उस पे हम फोकस करते हैं। रीजनल ग्लोबली में लिख देती हूँ ताकि ये क्लियर रहे। पॉलीसेंट्रिज्म का मतलब है कि आपने होस्ट कंट्री से लोगों को एम्प्लॉय किया है, आपने अपने जो मैनेजर्स हैं, सब्सिडरी के जो मैनेजर्स हैं, वो आपने कहाँ से लिया, आपने होस्ट कंट्री से लिया है, क्योंकि आपको ये मतलब जो पेरेंट कंपनीज का ये मानना है कि जो बंदा उस होस्ट कंट्री, जैसे इंडिया में अगर यूएसए कंपनी खोलती है अपना बिजनेस, तो वो इंडिया के लोगों को ही हायर कर रही है, बिकॉज उनको ये मान लगता है कि इंडियन जो है वो ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं अपने कल्चर को, ठीक है, और वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, ठीक है। जियो सेंट्रिज्म ये कहता है, जियो का मतलब ये नहीं है कि जियोग्राफिकली जैसे कि रीजनल है वैसे जियोग्राफिकली, ऐसा कुछ नहीं। जियो का मतलब होता है ग्लोबल, कि आप ग्लोबली किसी भी इंसान को जो भी टैलेंटेड है, जो भी उस स्किल या जो भी आपके रिक्विजाइट उन सबको फॉलो कर रहा है, आपकी सारी जितने भी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट पर्सन है, उसको आप हायर करिए। तो यहाँ पर हम नेशनलिज्म, जो नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी वो कंसिडर नहीं करते हैं। व्हाट वी कंसिडर इज कितना बंदा कितना टैलेंटेड है।
एथनोसेंट्रिज्म क्या बोलता है भाई, हमारी होम कंट्री जो है ये सबसे ऊपर है। ठीक है, अब इंडिया की कंपनी अगर कभी किसी और देश में अपना खोलेगी ब्रांच, तो वो यही सोचेगी कि भाई अपनी कंट्री सबसे बेस्ट है, अपने ही देश के लोगों को हायर करो, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू एनी अदर पर्सन विद डिफरेंट नेशनैलिटी। तो ये तो हो गया आपका ग्लोब। अब ये चीज पूछ रहा है क्वेश्चन, ये आपको मीनिंग समझ में आ गया, ईपीआरजी फ्रेमवर्क है ये भी समझ में आ गया, पर अगर ग्लोबल मैनेजर है तो वो अपने कल्चर डिस्पोजिशन को किस तरीके से, आपको सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में वो उसे फॉलो करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया, ईपीआरजी। ईपीआरजी फ्रेमवर्क यानी कि एथनोसेंट्रिज्म पहले आएगा, फिर पॉलिसेंट्रिज्म आएगा, फिर रीजियो आएगा, एंड फिर जोग्राफिकल यानी ग्लोबली आएगा। कि कोई भी ग्लोबल मैनेजर है वो पहले अपने होम कंट्री को प्रायोरिटी देगा, यानी कि ऑप्शन डी को पहले। ठीक है, फिर उसके बाद वो पॉली यानी कि होस्ट कंट्री को प्रायोरिटी देगा, फिर वो देगा रीजनल को, एंड देन ग्लोबली यानी कि नेशनैलिटी भूलकर जो टैलेंटेड है उस बंदे को हायर करो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो आज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे क्या कम से कम 55 क्वेश्चन तक तो हो जाए, ताकि 2-3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा।